अनुराग जी का आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको पॉडकास्ट में? अच्छा लग रहा है। मैं बता दूं, अनुराग हमारे साथ पढ़ते थे, मेरे दोस्त भी हैं, और ये जो हमारे शेयर मार्केट, पर्सनल इन्वेस्ट, उन चीज़ों में काफ़ी इनकी नॉलेज है। तो आज हम उन्हीं चीज़ों पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये शेयर मार्केट है, तो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो लोगों को किस तरीके से हेल्प करेगा। जो हम मिडिल क्लास लोग हैं, कोई भी इंसान है, हमारे इंडिया है, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम लोग करते हैं, तो उन्हें क्यों करनी चाहिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट? एक्चुअली सीन ऐसा है कि हमारे यहाँ पे जो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है इन शेयर मार्केट, अगर आप डायरेक्ट देखेंगे सो वो 3 to 4% है जो पब्लिक करती है इन्वेस्टमेंट। वहीं आप अगर यूएस की मार्केट देखोगे तो वहाँ 54% के आसपास लोग सीधा डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक्स आपकी हेल्प करते हैं एक फेवरेबल रिटर्न जनरेट करने में, ठीक है। जैसे अगर आप देखो तो इन्वेस्टमेंट की आजकल लोगों को इन्वेस्टमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि रिटर्न चाहिए, सबको चाहिए, ठीक है। और कॉमन मैन के पास बहुत कम इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके अंदर वो रिटर्न कमा सकते हैं, अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं, तो स्टॉक्स उनमें से एक है। सो मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि स्टॉक्स में सबको इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, स्टॉक्स की तो हमने बात की, जैसे कि आजकल नए ऐप्स आए हैं जैसे ग्रो, म्यूचुअल फंड्स और अलग भी आ रहे हैं, तो शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स, इनमें क्या डिफरेंसेस है? स्टॉक अगर हम जाए शेयर्स और म्यूचुअल फंड में, तो शेयर्स में क्या होता है ना, शेयर्स में आप किसी एक पर्टिकुलर शेयर को उठाते हो, एक पर्टिकुलर कंपनी को लेते हो, ठीक है, और उसमें जाके आप इन्वेस्टमेंट करते हो। लाइक अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आप किसी भी मार्केट में जाओ, ठीक है, और मान लेते हैं आप खाने की मार्केट में गए, आपको कुछ खाने का मन है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं, 4 या 5 तरीके के आइटम्स हैं, ठीक है। सो आप उसमें से एक कोई पर्टिकुलरली उठाते हो, ठीक है, और उसको आप कंज्यूम करते हो, ठीक है, और जो भी आपको सेटिस्फेक्शन उससे मिलता है, ठीक है। सो यही चीज़ हो गई आपकी स्टॉक्स के अंदर। आपके पास ग्रुप ऑफ कंपनीज आपको दी हुई है, ठीक है, नंबर ऑफ कंपनीज, आप जिसको चाहे उस कंपनी को उसके शेयर्स उठा सकते हो, ठीक है। सो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो। वहीं अगर आप मार्केट में जाते हो पर आपको खाना सब कुछ है, वो आपको 4-5 आइटम सारे खाने हैं, ठीक है, आपको किसी एक पर्टिकुलर आइटम को नहीं खाना, आप सबका टेस्ट लेना चाहते हो, ठीक है, तो आप इस चीज के लिए आप सब वो सारे आइटम्स एक ही थाली में लगवा लेते हो, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट हमारे अंदर म्यूचुअल फंड में आ जाता है, ठीक है। अभी आप क्या करते हैं कि शेयर्स में आपने भी एक पर्टिकुलर कंपनी उठाई थी, उसमें पैसा अपना इन्वेस्ट किया था और उससे रिटर्न निकाला था, ठीक है। ये म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया था जिन लोगों को नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर, या जो प्रॉपर रिसर्च नहीं कर सकते, ठीक है, किसी भी कंपनी में अपना फंड डाल दे टाइप पे, सो वो म्यूचुअल फंड अडॉप्ट कर सकते हैं। और उसमें क्या है कि आपको एक ग्रुप ऑफ कंपनीज मिलेगा जिसमें आपका जो फंड है वो इक्वली डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं आपने एक कंपनी, जैसे आपने रिलायंस का नाम सुना हुआ था, और आपने रिलायंस की कंपनी में इन्वेस्ट किया, 10,000 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, और वहाँ से आपको जो रिटर्न आया, ठीक है, आपने वो ले लिया, तो ये आपका हो गया शेयर्स में, ठीक है। और वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड में करेंगे तो आपके पास क्या है कि आपको म्यूचुअल फंड में आपको इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन आपको ये पता था कि रिलायंस की कंपनीज के मतलब जैसे आपने एक सेक्टर उठा लिया, कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर, आपको लग रहा है कि टेलीकॉम या स्टील ज़्यादा या मेटल ज़्यादा ग्रो करेंगे, सो आपने उसका म्यूचुअल फंड ले लिया, ठीक है। या आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो सबसे बड़ी चीज़ आप इंडेक्स फंड उठाइए, ठीक है। जैसे हमारे पास 2 इंडेक्स ट्रेड होते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स, ठीक है। सो आप निफ्टी का उठा लीजिए। तो निफ्टी में जब आप उठाएंगे तो आपको क्या करना है कि निफ्टी के अंदर 50 कंपनीज है, 50, हाँ, निफ्टी के अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है जिसका एवरेज है निफ्टी, ठीक है। ये एक इंडेक्स है जो हमें सिर्फ ये शो करने में मदद करता है कि हमारी इकोनॉमी कैसे चल रही है, ठीक है। कभी कभार उल्टा भी चलता है, क्योंकि अभी लास्ट ईयर तो उल्टा ही हुआ था, जब इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही थी, मतलब स्टॉक मार्केट हमारा ग्रो कर रहा था, इकोनॉमी डाउन जा रही थी, ठीक है। कभी कभार उल्टा होता है, वैसे यूजुअली दोनों साथ में चलते हैं। सो हम इकोनॉमी कैसा हमारा परफॉर्म कर रही है इसके लिए हम निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी को कि 50 कंपनीज, जो टॉप 50 कंपनीज है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, उनका एवरेज कैसा जा रहा है। अगर वो एवरेज भी ऊपर जा रही है तो इसका मतलब हमारी जो इकोनॉमी है वो बढ़िया परफॉर्म कर रही है, ठीक है। और आपको अगर ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप इन्हीं 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप निफ्टी का ही डायरेक्ट इंडेक्स फंड उठा सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको ये 50 कंपनी के अंदर आपका जो अमाउंट है, जो भी आप डालेंगे, आपने 10,000 भी डाला तो उसको 50 कंपनीज के अंदर डिवाइड किया गया, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा अमाउंट सारी कंपनीज में डाल दिया गया, और उनसे जितना जितना रिटर्न निकलेगा वो आपका कंबाइन करके जो आपका मेन रिटर्न बनेगा वो आपको पकड़ा दिया जाएगा। मतलब निफ्टी में हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी एक कंपनी की जगह नहीं है, हमारा 50 कंपनी में पैसा लगेगा। हाँ बिल्कुल।
तो जैसे कि निफ्टी, ग्रो, मतलब निफ्टी और दूसरा क्या था, सेंसेक्स, हाँ। सेंसेक्स में कोई भी बंदा है जो जिसको नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट में, वो कर सकता है। हाँ, जैसे मैं आपको एक स्टैटिकल डाटा बताऊँ अगर तो जिस टाइम पे सेंसेक्स स्टार्ट किया गया था, सेंसेक्स की अगर आज से आप 30 साल पहले वैल्यू देखेंगे तो सेंसेक्स की वैल्यू थी 1900 या 800 के आसपास चलता था सेंसेक्स। वही सेंसेक्स आज 50,000 का है। अगर आप उसका क्यूमुलेटिव रिटर्न देखेंगे तो उसने 30% से ऊपर का क्यूमुलेटिव रिटर्न दिया है। हाँ, सो 30% का रिटर्न दिया है हर ईयर अगर आप क्यूमुलेटिव लेके चल रहे हो। ठीक है, सो आपने अगर उस टाइम पे पैसे डाले होते 10,000 तो आज आपको कम से कम 20-30 हज़ार रुपये मिल रहा था। ठीक है, 10,000 हाँ हाँ, आराम से मिल रहा था। सो अगर आपको नहीं आता समझ, आप कुछ मत करो, आप निफ्टी में डालो ना, आपको इंडिया की इकोनॉमी में तो भरोसा है ना, इंडिया की इकोनॉमी तो ग्रो करेगी। और वैसे भी इंडिया में भी इतनी अपॉर्चुनिटीज है ना, जितनी अपॉर्चुनिटीज आपको देश में कहीं नहीं देखने को मिलेंगी। मतलब अलग अगर वर्ल्ड किसी कंट्रीज में दूसरी कंट्रीज में नहीं मिलेंगी, क्योंकि इंडिया में भी काफी जगहों पे तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, चाहिए। ठीक है, सो अभी भी हमारे पास दिल्ली जैसे और दिल्ली, मुंबई, ये कुछ गिने चुने मेट्रो सिटीज हैं हमारे पास। ठीक है, और इसके अलावा भी कई जगहों पे अभी डेवलपमेंट चल रहा है। ठीक है, जैसे आपने यूपी पे देख सकते हैं, आप हिमाचल में देख सकते हैं, ठीक है, आप राजस्थान में देख सकते हैं। इन जगहों पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ऐसी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनियां जिनके आप शेयर उठा सकते हैं। ठीक है, L&T है, और आपके रियल स्टेट में भी अगर चाहें तो आप पैसे लगा सकते हैं इससे। ठीक है, सो ये सब स्टॉक मार्केट से आप कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बात होगी, मगर अगर हमें लगाना ही क्यों चाहिए, हमें क्यों लगाना चाहिए शेयर मार्केट में, या इसमें पैसा क्या प्रॉफिट मिल रहा है हमें? हाँ, प्रॉफिट का लोगों को इसमें रिस्क ज्यादा दिखता है, प्रॉफिट दिखता है कम दिखता है। ठीक है, हाँ मानता हूँ मैं। देखो, रिस्क किस चीज में नहीं है आज की डेट में, अब तो हर चीज है। अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो उसमें भी रिस्क है कि कोई गाड़ी भी ठोक सकती है। हाँ, सीधी सी बात है। और स्कैम देखने के बाद तो सभी मान गए हैं कि रिस्क है तो है। ठीक है, हाँ, तो रिस्क आजकल लोग लेना स्टार्ट कर चुके हैं। और मतलब ऐसा भी नहीं कि यहाँ पूरा ही रिस्क है, आपका पैसा एकदम ही चला जाएगा। ठीक है, कोई भी कंपनी गिरती है तो एकदम से पूरी नहीं गिरती है, पहली बात तो आप ये समझिए। ठीक है, अगर कंपनी गिरेगी तो धीरे धीरे करके गिरना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो आपके पास उसमें भी एम्पल टाइम होता है कि आप निकाल सकते हो अपना फंड। ठीक है, मतलब ज्यादा लॉस नहीं होगा, पर ये नहीं है कि आपका पूरा फंड चला जाएगा। आपने 1,000 रुपए डाले तो पूरा 1,000 ही जाएगा। ठीक है, 800 जाएगा, हाँ 800 चला जाएगा या 900 बचेगा, ऐसा बच जाएगा आपके पास। सो ये सीन रहता है। और रिस्क का ये है कि रिस्क आप मैनेज कर सकते हो, आप अपने पोर्टफोलियो को ऐसे डाइवर्सिफाई करो, ठीक है, कि रिस्क मैनेज हो जाए। जरूरी नहीं है ना आप हर सेक्टर से एक कंपनी उठा लो। ठीक है, एक तो जो आपको लग रहा है कि सेक्टर्स ग्रो करेंगे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको लग रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है, तो आपको पता है ट्रांसपोर्ट ग्रो करेगा एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में। ठीक है, बिल्डिंग्स बनाने की जरूरत पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल चाहिए, सीमेंट की कंपनियां हो गई आपकी, और मेटल के स्टॉक्स हो गए। ठीक है, आप ऐसे करके आप अपनी रिसर्च करो पहले बैठ के, और आपको जो जो लग रहा है वो आप बनाओ। ठीक है, एक लिस्ट बनाओ, और आप कुछ मत करो तो एक सेक्टर से एक कंपनी उठा लो। जैसे मुझे लगता है टेलीकम्युनिकेशन में रिलायंस का बहुत फ्यूचर है, जियो है, ठीक है, या एयरटेल है। आजकल तो डुओपोली हो गई, दो ही कंपनियां बची हैं, आइडिया और वोडाफोन तो लगभग खत्म है। ठीक है, जियो और एयरटेल बचे हुए हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी एक कंपनी पसंद आती है, आपको एयरटेल में ट्रस्ट है, एयरटेल खरीद लो। एयरटेल की सर्विस थोड़ी प्रीमियम लगती है, इसलिए एयरटेल खरीदना तो एयरटेल खरीद लो। नहीं खरीद सकते तो जियो खरीदना, तो रिलायंस का शेयर है। अभी जियो का अभी आईपीओ आने वाला थोड़े टाइम बाद, तो कंपनी अलग हो जाएगी रिलायंस से। सो रिलायंस जियो अलग कंपनी बनेगी, मतलब दोनों अलग। हाँ, दोनों अलग होके मतलब रिलायंस जियो एक अपनी ही कंपनी निकालेंगे वो लोग। ठीक है, ताकि वो एयरटेल के साथ डायरेक्टली कम्पीट हो पाए। अच्छा, ठीक है, क्योंकि इस जो अभी रिलायंस का आपको जो बिजनेस दिखता है उसमें रिलायंस का पुराना बिजनेस भी है, ऑयल वाला, ऑयल और कम्युनिकेशन दोनों मिक्स है। हाँ, मतलब उसका पूरा बिजनेस अब वो अलग कर लेंगे। हाँ, तो वो सेपरेट करेंगे उसे। सो आप ऐसे करके सेक्टर वाइज कंपनियां निकाल सकते हो। जैसे स्टील में आपको अगर कुछ देखना है तो टाटा स्टील देख लो, JSW स्टील देख लो, जिंदल स्टील है। ठीक है, काफी कंपनियां हैं। ठीक है, उसमें से आपको जो आपको लगता है कि रिटर्न अच्छा देगी वो कंपनी निकाल लो। ठीक है, ऐसे 10 कंपनियां उठाओ और सिर्फ 10 कंपनियों में पैसे डालो। आपको नहीं 1000 कंपनियों के शेयर नहीं लेने, 100 कंपनियों के शेयर नहीं लेने, क्वालिटी वाली 10 कंपनियों के शेयर लेने। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी वाली। क्वांटिटी में उठाओगे तो ज्यादा अच्छा है, क्वालिटी वाले शेयर्स को क्वांटिटी में उठाना। ठीक है, ताकि रिटर्न अच्छा निकले। और रिटर्न का रहा सवाल, तो रिटर्न अच्छा निकलता है अगर देखो आज की डेट में ना बैंक में पैसा रखने से फायदा नहीं है। इतना तो मुझे भी समझ में आ गया। 7% ही देता है अपना इंटरेस्ट। हाँ, 6-7% बहुत कम बैंक दे रही है, वो भी फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, वरना 4-5% ही देती है फिक्स डिपॉजिट पे भी। कुछ कंपनी मतलब कुछ बैंक्स हैं आज की डेट में, IDFC है शायद और पेटीएम, ये दोनों बैंक तो 7% का रिटर्न दे रही है आज की डेट में।
और इसमें क्या होता है कि आपको 1 साल के बाद मतलब आप 1 लाख रुपए डालो तो 7,000 रुपए आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद भी वो लोग अपने चार्जेस तो काटेंगे, चार्जेस काटेंगे, तो आपको पैसा बचाने के लिए भी चार्जेस देने पड़ रहे हैं वहाँ पे। हाँ। सो वो भी 7,000 पूरा नहीं मिलता, ठीक है, वो भी आपको 6 या 5.5 के आसपास मिलेगा चार्जेस काट के उनके। सो इससे बढ़िया कि अगर आपको पैसा रखना ही है तो मैं ये नहीं कहता कि बैंक से बिल्कुल पैसा निकाल लो सारा शेयर्स में डाल दो, बेवकूफ़ी होगी ये, मतलब डिवाइड कर दो, डिवाइड कुछ कर amount दो, इधर, कुछ amount। डिवाइड कर दो। आप हमेशा अपने पास कुछ लिक्विड कैश रखो। लिक्विड कैश का मतलब है इतना अमाउंट कि अगर आपके ऊपर गलती से कोई मुसीबत आ जाती है तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि चल जाए, ठीक है। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है, किसी के लिए 20,000 होगा, किसी के लिए 40,000 होगा, किसी के लिए 1 लाख होगा, ठीक है। तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये आप लिक्विड कैश में रखो, बाकी अमाउंट आपके पास पड़ा है स्टॉक्स में डाल दो। नहीं स्टॉक्स नहीं समझ में आते तो म्यूचुअल फंड से या इंडेक्स फंड है, ठीक है, उसमें आप डाल सकते हो, ठीक है। इंडिया की अगर इकोनॉमी में भरोसा रखते हो इंडेक्स फंड उठाओ। अच्छा, हम इंडिया की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो जो इंडिया की इकोनॉमी है और ये शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इनकी बात करें तो ये चीज़ें इंडिया की इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट करते हैं या बहुत इफेक्ट करते हैं? तो देखो जब भी आप शेयर्स में पैसे डालते हो आप एक तो ट्रांजैक्शन करते हो, वो ट्रांजैक्शन का जो पैसा जाता है ना वो सीधा गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि ट्रांजैक्शन में तो कई ब्रोकर जीरो लेते हैं तो उसमें क्या सीन है, तो वो अपनी मतलब जो उनका चार्जेस होते हैं ना, ब्रोकरेज जो जाती है ब्रोकर को, वो ब्रोकरेज जीरो है, और उसके अलावा जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और बाकी के टैक्सेस लगते हैं जीएसटी पूरा लगता है, तो वो पैसा गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है। तो आप एक तरीके से उस तरीके से हेल्प करते हो। दूसरा ये है कि जब आप गेन निकालते हो ना, तो उस गेन पे भी आप अगर आपने आपका गेन अच्छा हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो उससे आपका टैक्स भी जाता है, कुछ अमाउंट पर टैक्स आपको भरना पड़ता है, ठीक है। आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शायद जाता है आपका अराउंड 10% के आसपास, और जो आपका ये जाता है शॉर्ट टर्म जाता है 15% के आसपास जाता है, हाँ, तो ऐसा कुछ जाता है। सो लॉन्ग टर्म में भी आप टैक्स तो पे कर ही रहे हो ना, आपको सिर्फ एक तो आपको पैसा इन्वेस्ट करके अपना पैसा निकल रहा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट से मतलब रिटर्न तो आ ही रहा है, और रिटर्न में से आप कुछ अमाउंट अपना एज अ टैक्स पेयर पे करोगे, ठीक है, तो वो भी गवर्नमेंट के लिए हेल्प करता है, ठीक है। और गवर्नमेंट के पास दूसरा क्या अच्छा रहता है कि जो आपने पैसा जो बैंक में पड़ा हुआ था वो अब आपने कहीं और इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनीज को ग्रोथ मिलती है, सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि कंपनीज के पास फंड आता है और कंपनीज आगे ग्रो कर पाती है, ठीक है। तो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल ग्रो कर पाता है। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं अगर हमारे इन्वेस्टमेंट में जितनी मार्केट हमारी ग्रो करेगी, मतलब जितने लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी ग्रो, जीडीपी में भी इफेक्ट पड़ के ग्रो होगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होता है। बिल्कुल यही सीन है। अब वहाँ जैसा मैंने आपको बताया यूएस में 54%, यूएस का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप्ड है, क्योंकि वो लोग करते हैं, वो लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, 90% लोग करते हैं। 54% की मैंने लास्ट रिपोर्ट पढ़ी थी, 54% बताया था उन्होंने कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। हमारे यहाँ तो बहुत ही कम है, फिर भी 3-4% क्या ही माना जाएगा देखा जाए तो। और लोगों में मिसकंसेप्शन बहुत है। सही सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि लोग स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही डरते हैं। ये क्या बताऊँ, मेरे खुद के घर वाले डरते हैं भाई। स्टॉक मार्केट को एकदम से सट्टा समझते हैं। हाँ बिल्कुल सट्टा। जब मैंने गलती से घर वालों को ये बोला था ना कि मुझे स्टॉक मार्केट जैसा कुछ समझ में आता है, ठीक है, तो वो ये लोग उन्होंने कह रहे ये सट्टा बाजार कहाँ जा रहा है तू? कह रहे क्या करने के जा रहा हूँ? ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखो अगर आप कोई सट्टा होता क्या है पहले ये समझो, सबसे बड़ी चीज़ है सट्टा क्या है। सट्टा वो चीज़ है जिसमें आपको कोई एनालिसिस नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ आप एक मोटिव से पैसा लगाते हो, मैं अपना पैसा डबल कर दूंगा या ट्रिपल कर दूंगा या कर दूंगा। अगर आप कहीं भी कैसीनो वगैरह में भी जाते हो, आपको कुछ नहीं करना होता, आपको वो देखा होगा अपने कैसीनो में, हाँ, बस बाय लक वाला सीन होता है कि बॉल फेंकेंगे 13 नंबर आया तो मिल जाएंगे पैसे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो ये सीन है भाई, जहाँ आप चीज़ों के अंदर है ना अपना एनालिसिस, अपनी नॉलेज लाने लग जाते हो ना, वो सट्टा नहीं रहती फिर आप मतलब कुछ ना कुछ कंसेप्शंस बनाने लग जाते हो कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, प्रोबेबिलिटी आ जाती है उसके अंदर, और उसके बेसिस पे आप चीज़ें करने लग जाते हो, ठीक है। किसी भी इंसान को अगर इसमें एनालिसिस करनी है या करनी है तो उसको मैथ्स की और इकोनॉमी की तो जानकारी होना इम्पोर्टेंट होगी भाई। सही बताऊँ ना, आपको अगर पढ़ना है स्टॉक मार्केट, आपको सिर्फ 10th बेसिस तक की मैथ्स आनी चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, प्लस माइनस कैसे करते हैं, साइन थीटा वगैरह ये नहीं चाहिए। नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर रॉकेट साइंस होता तो मैं आपको कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम भी गिना देता हूँ, ठीक है, जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न कमाया। राधा किशन दमानी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, स्कैम में भी उन लोगों को बहुत लोगों ने देख ही लिया। राधा किशन दमानी 12th पास है, 12th पास, ठीक है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, डीमार्ट करके उनकी कंपनी है खुद की, अवेन्यू सुपरमार्ट उसका शेयर है।
ठीक है, और वो मतलब वेल्थ में शायद 3rd या 4th नंबर पे आते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। और दूसरा है मिस्टर राकेश झुंझुनवाला का नाम सबने सुना है, 1600 करोड़। हाँ, वो तो चार्टेड अकाउंटेंट है, ठीक है। उसके अलावा विजय केडिया है, विजय गेड़िया, वो कॉलेज ड्रॉप आउट है, ठीक है, मतलब कॉलेज भी उन्होंने पूरा नहीं किया ढंग से, बीकॉम करी हुई है उन्होंने, ठीक है। सो एजुकेशन का ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब एकदम ही ग्रेजुएशन चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए तभी समझ पाऊंगा। बेसिक लेवल, नॉट बेसिक होना चाहिए आपके पास कि आपने बेसिक पढ़ा हुआ है तो आप समझ सकते हो, कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़। अच्छा, ये हमने शेयर मार्केट की बात की, अब यहाँ पे ये बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी आ रही है, डॉगी कॉइन, ये सारे आ रहे हैं, मतलब इसमें और शेयर मार्केट में क्या क्या फर्क है, और लोगों को इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए शेयर मार्केट छोड़ के, या इसमें नहीं करना चाहिए और शेयर मार्केट में करना चाहिए? क्रिप्टो का बहुत बज़ है आजकल, हाँ, बहुत ने इतना बज़ बनाया है पिछले 2-3 महीने में कि उसका एकदम से बहुत ज़्यादा हाइक, ठीक है। सीन ये था कि क्रिप्टो चल बहुत पहले से रहा है, हाँ, और लीगल होने के लिए ना बहुत दिक्कत चलती है यहाँ पे हमारे यहाँ के लोग ये मानते हैं कि लीगल है क्रिप्टो या नहीं है। अभी पहले बता दूं, लोगों को पता नहीं है कि ये लीगल है। हाँ, लोगों को यही लगता है कि मैं अगर इसमें पैसा डाल रहा हूँ तो ये लीगल भी है या इलीगल है, क्या सीन है? क्रिप्टो लीगल है, पहली चीज क्रिप्टो लीगल है, आप पैसा डाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। क्रिप्टो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट हम लीगल टेंडर की तरह यूज नहीं कर सकते। टेंडर, हाँ, लीगल टेंडर का मतलब है आप कहीं भी जाके कुछ परचेस करके आप क्रिप्टो से पे नहीं कर सकते, समझा? एज गवर्नमेंट। हाँ, अगर आप जा रहे हो किसी, मुझे गाड़ी खरीदनी है, अगर मैं गाड़ी खरीदने गया तो मैं ये नहीं कि 45 लाख की गाड़ी है तो मैं उसको एक बिटकॉइन दे दूंगा और वो मान जाएगा, ठीक है। वो ये बात अलग है कि वो सेलर और बायर के बीच की बात है तो वो कर ले तो अलग है, पर्सनल अलग हो गया। हाँ, पर वो ये नहीं कर सकते कि वो मेरे को गाड़ी बेच दे और मेरे से बिटकॉइन ले ले, हाँ, ठीक है। वो गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है, क्योंकि इस चक्कर में क्रिप्टो उसका सीन ऐसा है ना, क्रिप्टो में जब आप ट्रांजेक्शन करते हो ना तो वो बहुत सिक्योर होती है, मतलब बायर और सेलर के अलावा किसी को भी पता चलता है कि ट्रांजैक्शन हुई है। वहीं अगर आप ट्रांजैक्शन नॉर्मल बैंक से करते हो तो आपके अलावा गवर्नमेंट को पता चलता है, बैंक्स को पता चलता है और थर्ड पार्टीज को भी पता चलता है कि आपने ट्रांजैक्शन करी है, ठीक है। यही चीज क्रिप्टो के अंदर खत्म हो जाती है, आपके हाँ सिर्फ 2 पार्टी ट्रांजैक्शन है, ठीक है, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन। अब गवर्नमेंट को इसलिए डर लगता है, भाई अगर सिर्फ 2 पार्टी होगी तो टैक्सेशन कहाँ से करेंगे? बिल्कुल नहीं होगा, टैक्सेशन नहीं होगा, दिक्कत ये है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को एक तो इस चीज़ का डर है क्रिप्टोज के अंदर। दूसरी चीज़ है क्रिप्टो का जो बज़ चल रहा है अभी, ये बज़ मैंने जैसे कि अभी रिसर्च करी थी तो पता चला कि एक यूएस के अंदर ही एक वो था, आपका एक्सचेंज था। जैसे आप है ना यहाँ जो डीलिंग करते हो वो एक्सचेंज पे करते हो, एक्सचेंज पे जाके आप कुछ भी बाय या सेल करते हो, जैसे आपको बिटकॉइन खरीदना तो वहाँ से आपको बाय या सेल करना होता है। सो वहाँ पे ना यूएस का एक बहुत बड़ा बिटकॉइन मतलब जो एक्सचेंज था उसका नाम है कॉइनबेस। वो अभी थोड़े टाइम पहले ही स्टॉक मार्केट पे, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गया। हाँ, उसकी लिस्टिंग की वजह से लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया, क्रेज आ गया कि ये कुछ है फ्यूचर। हाँ, 2 वजह से, एक तो उसकी लिस्टिंग की वजह से और इलॉन मस्क ने तो बहुत पंप किया ही है, तो सभी जानते हैं इलॉन मस्क के हर ट्वीट ने लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट किया। ऊपर से इलॉन मस्क ने एक वो भी बताया था कि हम हो सकता है टेस्ला आगे जाके बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर, जो कि अभी बीच में आके उन्होंने मना कर दिया कि बिटकॉइन में जो कार्बन एमिशन है वो ज़्यादा होता है, मतलब उसको प्रोड्यूस जो माइनिंग करनी पड़ती है उसके लिए एनर्जी ज़्यादा लगती है, तो इसलिए हम नहीं करेंगे उसको एक्सेप्ट। तो उसके चक्कर में बिटकॉइन गिर पड़ा, ठीक है। सो क्रिप्टोज का अगर मैं कहूँ, क्रिप्टोज में अगर आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, आप कर सकते हो एक स्मॉल अमाउंट। मैं नहीं बोलूँगा इतना अमाउंट कीजिए जितना आप खोने को तैयार है, हाँ, क्योंकि मतलब मैं इस मार्केट पर ज़्यादा विश्वास करता नहीं, रिस्क ज़्यादा है इसमें। हाँ, रिस्क ज़्यादा है, ऊपर से इस मार्केट का कोई फंडामेंटल नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है ये, हाँ, ये जो मार्केट पूरी ट्रेड होती है डिमांड एंड सप्लाई पे ट्रेड होती है, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। अब किसके पास सप्लाई ज़्यादा है, किसके पास डिमांड ज़्यादा है, ये हमें भी नहीं पता। हो सकता है कि आप जो बिटकॉइन ट्रेड करते हो उसका एक मेजर पोर्शन एक ही बंदे के पास पड़ा हो, ठीक है, तो वो पूरी डिमांड या सप्लाई को एकदम से पूरी उसको मैनिपुलेट कर सकता है बैठ के अकेले, हाँ, अकेले बैठ के। सो मैं इसलिए विश्वास नहीं करता, क्योंकि आपके पास कंपनीज में क्या होता है ना, आप कंपनीज में आपके पास कंपनी होती है बेसिकली, शेयर एक कंपनी का सिर्फ एक तरीके का एसेट होता है जिसको आप मतलब अंडरलाइंग एसेट होता है, आप उसे सिर्फ देखते हो और कंपनी की परफॉर्मेंस के बेसिस पे शेयर्स की वैल्यू जो होती है जज होती है, ठीक है। कंपनी अच्छा करेगी, शेयर अच्छा करेगा, कंपनी बुरा करेगी, लॉस आएगा बैलेंस शीट में, वो भी डाउन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। कंपनी के लिए कोई फेवरेबल सिचुएशन बन गई, कोई लॉ आया जिससे कंपनीज को फायदा होने लगा,
उसका भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा शेयर के ऊपर। हम्म। ठीक है, तो कंपनी के लिए फंडामेंटल कंपनी है, मतलब शेयर के लिए पूरी एक फंडामेंटल कंपनी है जिसको देख के आप शेयर्स में इन्वेस्ट मार रहे हो। बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो, क्रिप्टो है ही नहीं ना, क्रिप्टो तो सिर्फ एक डिजिटल कॉइन है, विजुअलाइज कर रखा है हमने, हाँ, तो फिजिकली वैल्यू है ही नहीं वो। फिजिकली कोई वैल्यू नहीं है उसकी। जैसे हमारा कॉइन हो गया, रुपया हो गया, हाँ। या हमारा डॉलर तो हो गया, मतलब उसका कोई फंडामेंटल नहीं है। ऐसा नहीं है जिस चीज को देख के आप ये बोल सकते हो कि इसलिए बढ़ रहा है, इसलिए घट रहा है। सिर्फ हम्म। डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे दिखाया जा रहा है कि ये बढ़ रहा है, घट रहा है। और डिमांड कहाँ से आ रही है, तो सप्लाई कहाँ से आ आ रही रही है, है, इसका भी कुछ नहीं हाँ, पता। इसको किसी को नहीं पता, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया, टू वे पार्टी ट्रांजैक्शन है, किसी को पता नहीं चलता इसके बारे में। ठीक है, तो सीन ऐसा है, अगर आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है करो, उतना अमाउंट करो जितना अगर खो भी जाए तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब आप एक तरीके से लेके चलो कि भाई ये मेरा जीरो हो सकता है, इसमें ठीक रिस्क है। शेयर मार्केट से ज्यादा है, रिटर्न भी तो उसी हिसाब से दिए ना, रिटर्न भी ज्यादा है। अगर आप डोज कॉइन की बात करो तो डोज कॉइन हमें 1 रुपए में मिल रहा था जनवरी में, 1-2 रुपए में। 1-2 रुपए में, ठीक है, और वही डोज कॉइन ने 55 का हाई मारा था अभी अप्रैल में। अप्रैल में। फिर तो अगर आपने 1000 डाला होता तो आपको अप्रैल में 55,000 रुपीज मिल रहा होता, बहुत ज्यादा है हाँ, जो कि ऑलमोस्ट 55 टाइम्स हो गया उसका, मतलब 54 टाइम्स हो गया ऑलरेडी। सो मतलब इतना रिटर्न दिखा रहा था क्रिप्टो। वो जैसे कि मैंने बताया, इलॉन मस्क से पीछे से पंपिंग आ रही थी, ठीक है, इलॉन मस्क जी ने तो बहुत पंपिंग की है, बहुत पंपिंग की है। सो जानबूझ के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं, और ठीक है, अगर इन्वेस्ट करना है तो एक छोटा सा अमाउंट रखो, 4000 5000। आप अगर कोई बात नहीं, मतलब लॉन्ग टर्म में अगर सही देखते हो, क्योंकि बिटकॉइन को देख के लोग के अंदर बहुत वो है, क्रेज है क्रेज है। इन्वेस्टमेंट की। बिटकॉइन ऐसा था, बिटकॉइन जब बढ़ना स्टार्ट हुआ था तो वो 100 से 1000 गया तो लोगों को लगा अब गिरेगा, हाँ, और 1000 से 10,000 को लोगों को लगा अब गिरेगा, फिर भी हो गया। हाँ, और वो करते करते लाखों में। आज उसकी वैल्यू ही इंडिया के अंदर जो लास्ट हाई मारा था 46 लाख या 50 लाख के आसपास का मारा था उसने। 40-50। ठीक है, तो इसलिए बिटकॉइन का सीन ऐसा है, बिटकॉइन लिमिटेड है, तो मैं बिटकॉइन का तो मान भी सकता हूँ कि बिटकॉइन इसलिए इतना बढ़ सकता है। बिटकॉइन 20 मिलियन है, इससे ज़्यादा आप माइन कर ही नहीं सकते। उसके क्रिएटर ने उसको ऐसे क्रिएट किया है कि आप 50 मिलियन मतलब 20 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन हो नहीं सकते। ठीक है, 18.5 मिलियन के आसपास आप पहले ही निकाल चुके हो। ठीक है, 1.5 अभी तक माइन हो गया। हाँ, अभी तक माइन हो चुके हैं। तो 1.5 मिलियन बचते हैं, वो हैं जिनके जो अभी निकालने बाकी हैं, और क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है इसलिए इसकी डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए तो हम मान भी सकते हैं कि डायमंड हाँ, लिमिटेड सप्लाई की वजह से बढ़ता है ये। ठीक है, बाकी क्रिप्टोज में मैं कहता हूँ कि क्रिप्टो सिर्फ अगर आपको इन्वेस्ट करना भी है तो टॉप 5 क्रिप्टो होगी ना, सिर्फ उनमें इन्वेस्ट करो, बाकी को अवॉइड ही करो तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि कई क्रिप्टोज तुम्हें 1-1 2-2 रुपए में भी मिलेगी, पर उनका कोई यूज़ नहीं है। वो प्रॉपर मतलब ये है कि आपने पैसे डाल दिए तो भगवान भरोसे है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। ठीक है, वही चीज़ अगर आप कुछ जिनकी मार्केट कैप अच्छी है, जैसे इथेरियम है, रिपल है और बिटकॉइन है, जाने माने चीज़ें हैं, तो इनके बढ़ने के चांसेस मुझे ज़्यादा लगते हैं मार्केट के अंदर। सो अगर आपको इन्वेस्ट करना है, एक छोटा अमाउंट डाल के आप क्रिप्टो में रख सकते हैं। अच्छा, जैसे कि बहुत से लोगों को बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता, ये आ कहाँ से गया, इसकी माइनिंग कैसे हो रही है, तो ये थोड़ा एक्सप्लेन करो हमारे व्यूअर्स को। तो हाँ, बिटकॉइन की माइनिंग ऐसे होती है कि एक तो बहुत पावर वाले कंप्यूटर, पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है, और कंप्यूटर्स भी मतलब एकदम अप टू डेट लेवल के चाहिए होते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स भी यूज़ होते हैं, चाइना में सबसे ज़्यादा माइनिंग की जाती है। और इनकी माइनिंग का क्या सीन है ना, इनमें आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स मिलती है कोडिंग के जरिए, जो आपको सॉल्व करनी होती है। कुछ पजल्स बनते हैं, और हर पजल को आपको सॉल्व करने पे, या जो भी फॉर्मूलाज क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने पे आपको एक छोटे अमाउंट का जो क्रिप्टो है वो दिया जाता है, यानी बिटकॉइन दिया जाता है। ठीक है, मतलब बहुत पॉइंट्स में बिटकॉइन दे दिया, फिर वही आप माइनिंग करते रहोगे तो फिर उसको आप पूरा एक बिटकॉइन के आसपास ले सकते मतलब एक बार में एक बिटकॉइन नहीं माइन, नहीं, धीरे 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 करके उसको पूरा माइन करना पड़ता है। तो जैसे कि शेयर मार्केट और बिटकॉइन को हम ले लें तो सिक्योर कौन है ज़्यादा? शेयर मार्केट सिक्योर, क्योंकि दो तीन चीज़ें ना, एक तो गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, ठीक है, तो डरने की चीज़ नहीं है। ठीक है, अच्छे ब्रोकर को उठाओ, मतलब अच्छे ब्रोकर मतलब रजिस्टर्ड है, सेबी से रजिस्टर्ड है, उनके साथ ट्रांजैक्शन करोगे तो आपका एक पैसा सिक्योर है, आपको एक पैसे की डिटेल मिलती है। ठीक है, अगर आप कुछ भी शेयर बेचते या खरीदते भी हो ना, आपकी उसकी मतलब स्टेटमेंट आती है, आपको उसी दिन मिल जाएगी आपकी मेल पे, रात तक आपके पास स्टेटमेंट आ जाएगी कि ये आपने बेचा है, इतने का बेचा है, इतना अमाउंट लगा है, इतने के टैक्सेस गए हैं, तो आपके पास एक अमाउंट का उसके पूरी डिटेल्स है। हाँ, और ऊपर से ग्रोथ भी अच्छी देती है शेयर मार्केट,
तो मेरे हिसाब से शेयर मार्केट ज़्यादा सिक्योर है, और ऊपर से ये है कि फंडामेंटल मिल जाता है, एक कंपनी है आपके पास, कंपनी रिसर्च करके आप अपने स्टॉक्स के ऊपर मतलब डिसीजन ले सकते हो कि आपको इन्वेस्टेड रहना है या नहीं रहना है, तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। क्रिप्टो से तो ज़्यादा ही बेटर रहता है, क्रिप्टो से ज़्यादा बेटर रहता है, हाँ सेफ रहता है। अब जैसे कि बहुत से लोग इस चीज़ से डरते हैं कि वो स्कैम में ना फंस जाएं, किसी बड़े स्कैम में। जैसे कि हमने देखा है अभी तक काफ़ी सारे स्कैम हो चुके हैं इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी, और अभी भी चल रहे होंगे। तो उन चीज़ों को पता कैसे लगाए या उसमें इन्वेस्ट करने से बचे कैसे? अच्छा, तो इनके लिए आपको क्या करना है ना, देखो आप एक तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, एक चीज़ करो, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखो, ठीक है। उससे कैसे करें? इससे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है ये कि हर जैसे सेक्टर्स उठा लो कि आपको लग रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटल और एनर्जी सेक्टर, ठीक है, 3-4 सेक्टर उठा लो और उनकी कंपनी में ही इन्वेस्ट करो, ठीक है। जिन कंपनीज को आप जानते हो, जिस चीज़ को आप जानते हो ना, हमेशा उस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, कभी भी हाइप में आके किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना। जैसे कि हम डेली यूज में जैसे कंपनी यूज करते हैं, टाटा, हाँ टाटा कीजिए, रिलायंस रिलायंस कीजिए, हाँ डाबर हो गया, रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया, हाँ, तो जो हम डेली यूज में करते हैं उन पे हम ट्रस्ट करें, उन क्योंकि वो कंपनी पे ट्रस्ट कीजिए, बचपन से ही ट्रस्ट करते करता हैं। है। हाँ। दूसरी चीज़ ये है कि स्कैम तो ऐसा निकालवाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हाँ। बहुत दिग्गज लोग बैठे हैं निकालने के लिए, सो मैनिपुलेशन होती है, कोई छुपी हुई बात बहुत नहीं, है, मैनिपुलेशन की जाती है कई बार, ठीक है। बाकी ये है कि फाइनेंशियल्स पढ़ो कंपनी के, फाइनेंशियली कंपनी क्या कर रही है, आपको सारी रिपोर्ट्स मिल जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा, ठीक है, कंपनी पर डेट कितना है सब दिखेगा, ये सब आप चेक कर सकते हो। फंडामेंटली चेक करो कंपनी कैसी चल रही है, ठीक है, और आप लोगों से पता करो कि लोगों से भाई आप यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो। जैसे आप अभी हम दोनों हैं, सो हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हो, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाओ कि हाँ ये कंपनी बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, सर्वे करना है। हाँ सर, एक सिंपल सा दोस्तों आप का survey। आजकल कुछ लेने जाते हो ना खरीदने के लिए, तो उसमें भी इतना एनालिसिस तो लगाते हो, ठीक है, तो इतना ही एनालिसिस आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते टाइम में लगाना है, बेसिक एनालिसिस, और उसके हिसाब से अपना डिसीजन लो। देखो स्कैम प्रेडिक्ट करना किसी की बस की बात नहीं है, अच्छे से दिक्कत नहीं कर पाते, बाद में पता चलता है जब हो जाता है कि भाई इन लोगों ने तो बहुत बड़ा स्कैम किया है, ठीक है। सो अभी तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैं मानता नहीं कि स्कैम के मतलब चांसेस बहुत कम है, पर लोग लूपहोल्स ढूंढ लेते हैं, ठीक है, ढूंढ नहीं लेते हैं। पर ये है कि जैसे जैसे आपने सेबी बैठी हुई है पीछे चेक करने के लिए सब कुछ, ठीक है। लास्ट जो कार्बी का हुआ था स्कैम हमारा, जिसमें कार्बी ने शेयर्स प्लेज रख दिए थे, उसके बाद से हमारे रूल्स भी चेंज किए गए सेबी की तरफ से। सो अभी आपको एक ट्रांजैक्शन पिन करके एक चीज़ मिलती है, जिससे आपके शेयर्स को कोई और नहीं बेच सकता, नहीं खरीद सकता। पहले ब्रोकर के पास पड़े रहते तो ब्रोकर ये काम कर सकता था, जो कि कार्बी ने किया था, अपने जो इन्वेस्टर्स थे उनके शेयर्स को प्लेज कर दिया था किसी और कंपनी के साथ, और वहाँ से अमाउंट उठा लिया था, ठीक है, जिसके ऊपर कार्बी के ऊपर केस हुआ, कार्बी बंद हुई, ठीक है। सो कार्बी बंद होने के बाद मतलब रूल्स में चेंजेस किए गए, और अभी आपको एक ट्रांजैक्शन पिन मिलता है जो सिर्फ आपके पास रहेगा, ठीक है। वो पिन आपको डालना पड़ेगा, आपको OTP जाएगा, तब उसके बाद आप अपने शेयर्स को सेल कर पाओगे, ठीक है। बाइक पे आपके पास कोई दिक्कत नहीं, ब्रोकर पे कंट्रोल है, मगर वो कहाँ डाले वहाँ डाले, हाँ। मतलब शेयर्स को कहाँ लगाए उसके ऊपर ये कंट्रोल। ब्रोकर पे अब ये कंट्रोल भी नहीं रहा, ब्रोकर पे पहले ये कंट्रोल मिल जाता था उसे, पर उसके लिए भी उसे परमिशन चाहिए होती थी, जो जिसका कुछ फायदा ब्रोकर्स उठा लिया करते थे, ठीक है, जैसे कि कार्बी ने उठाया था। तो उसने क्या किया था, उसने अपने इन्वेस्टर्स के शेयर्स को प्लेज कर दिया था और वहाँ से अमाउंट उठा लिया था, और वो उससे अपनी ग्रोथ कर रहे थे। जब सेबी को ये पता चला तो कार्बी तो बंद ही हुआ, कार्बी ब्रोकिंग पूरा बंद हो गया, और उसके बाद फिर इन लोगों ने मतलब चेंजेस किए रूल्स में काफ़ी, और चेंजेस होने के बाद ये हुआ है कि अभी आपको ट्रांजैक्शन पिन दे दिया जाता है, सो आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो सिक्योर रहती है। ऐसा भी नहीं कि ब्रोकर अपने पास शेयर रखता है, ब्रोकर के पास क्या होता है ना, जब आप कोई भी शेयर खरीदते हो वो डिपॉजिटरी में जाता है, 2 डिपॉजिटरीज हैं इंडिया में, NSDL और CDSL, ठीक है। सो क्या करते हैं, हम एक्सचेंज से खरीदते हैं, और वो एक पूरा उनका सर्वर है जिसके अंदर वो उसको स्टोर करते हैं, जैसे हम NSDL या CDSL बोलते हैं, ठीक है। सो शेयर्स वहाँ स्टोर होते हैं, पर पहले ब्रोकर के पास ये था कि ब्रोकर पावर ऑफ अटॉर्नी ले लिया करते थे लोगों से, और अपने पास ही हाँ। सो पावर ऑफ अटॉर्नी ऑटोमेटिकली ले लेते थे डीमेट खुलवाते टाइम पे, ठीक है। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब है शेयर, आपके शेयर्स को है ना ब्रोकर भी बेच या खरीद सकता है, ठीक है, ये पावर आप खुद देते थे। अब लोगों को उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि डीमेट का फॉर्म भरते टाइम पे वही होता है ना, फॉर्म भर दिया पर टर्म्स एंड कंडीशन किसी ने पढ़े नहीं, कोई भी ऐप हम इंस्टॉल करते हैं उसमें हम पढ़ते नहीं है, वही करते थे, पावर ऑफ अटॉर्नी मिल जाती थी, वो शेयर को खरीदे बेच सकते थे, उस हिसाब से
अभी ये होता है कि अब आपके पास ऑप्शन आता है कि आप या तो खुद पावर ऑफ अटॉर्नी अगर देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहते तो आपको ट्रांजेक्शन पिन मिलेगा, ठीक है, उसके जरिए आप कर सकते हो। तो सिक्योर बनाया जा रहा है सिस्टम को। देखो लूप होल्स का ये होता है ना, लूप होल्स सामने आके है ना, सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है कि सिस्टम और बेहतर हो जाता है, बिल्कुल ठीक है, लूप होल्स पता चलता है तभी तभी तो तो और बेहतर है। होता चला जाता है। तो ये ज़्यादा बेटर चीज़ है, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। और शेयर मार्केट में बेसिकली तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए अगर आपको रिटर्न अच्छे निकालने हैं, क्योंकि अगर एफडी से निकालना चाहते हो तो एफडी में भी लगा सकते हो, और मेरे हिसाब से तो शेयर मार्केट ज़्यादा ज़्यादा better है। हाँ ठीक है, बढ़िया चीज़ है। अच्छा, ये तो बातें हो गई। हम अब यहाँ पे पर्सनल इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हम पे एक बार में करोड़ों रुपए आ जाए तो हम लाखों लगाएंगे, है सेविंग हमारी जितनी है सब ठूस देते हैं उसमें। हाँ, तो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सबको रातों रात अभी इन्वेस्टमेंटिंग करनी कैसे चाहिए पर्सनल? देखो भाई लेवल पे। मैं बताता हूँ, सीन ये है ना, हम सब आते हैं इस मार्केट में इसीलिए कि सबको ऐसा लगता है कि हमें रातों रात अमीर बनना है, और हम रातों रात बन जाएंगे क्योंकि हमारी किस्मत इतनी तेज है, ठीक है, जो कि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। जब स्टार्टिंग में मैंने भी स्टार्ट किया था तो मतलब मेरे को तो 1 साल हुआ है एक्चुअली, जब क्रैश आया था लास्ट मार्च का, तो मैंने अपना स्टार्ट किया था, हाँ मतलब सीखना स्टार्ट किया था कि कैसे क्या करना है। टीमेट मेरे पास पहले से था, मैंने कभी ट्रांजेक्ट नहीं किया था, तो ट्रांजेक्ट करना उस टाइम स्टार्ट किया, फिर उसके बाद पढ़ना स्टार्ट किया, अच्छे खासे लॉसेस लिए मैंने स्टार्टिंग में सीखने के चक्कर में, ठीक है, जिनको अभी तक मैं कवर करते आ रहा हूँ। सो ठीक है, फिर रिसर्च करी, फिर समझ में आया कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, कंपनीज कैसे वर्क करती हैं, लॉन्ग टर्म शेयर्स को रखने का फ़ायदा कितना होता है, ठीक है। अभी मैं आज ही मतलब कल ही पढ़ा था मैंने आईटीसी के शेयर का। अगर आईटीसी का जब आपने एक शेयर खरीदा था तो 1000 शेयर्स खरीदने होते थे आपको, और उस टाइम पे वो 50 से 60 रुपये का मिलता था, मतलब एक बंदा 1000 शेयर से कम नहीं खरीद सकता। हाँ शायद उस टाइम पे उसका लॉट उतने का रहा होगा, या अगर आपने 1000 में भी इन्वेस्टमेंट करी होती, हम 1000 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख लेते हैं कि आपको आपने 1000 शेयर खरीद लिए 60 रुपये के हिसाब से 60,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद शेयर्स में क्या होता है ना, शेयर्स में आपको अदर बेनिफिट्स भी बहुत मिलते हैं। शेयर्स में होता है आपको डिविडेंड मिलता है, ठीक है। डिविडेंड का मतलब ये है कि आप जब एक टाइम तक अपने शेयर्स को रखते हो ना, होल्ड करके, मतलब आपने एक कंपनी का शेयर खरीदा 1 साल तक, अगर आपने उसको होल्ड किया, सो आपको उस एक शेयर की पर वैल्यू का ना थोड़ा अमाउंट दिया जाता है, ठीक है। मान लिया आपके पास 1000 शेयर है और कंपनी ने डिक्लेयर किया कि हम 1 रुपये का डिविडेंड देंगे, 1 रुपये, हाँ, तो आपके 1000 शेयर पे मतलब हर एक शेयर पे 1 रुपया मिलेगा, तो 1000 रुपये। हाँ, तो आपको 1000 रुपये वो कंपनी देगी, ठीक है। सो ये बेनिफिट होता है। सो एक तो ये हो गया। दूसरा स्टॉक स्प्लिट्स होते हैं, बोनस शेयर्स होते हैं, ठीक है। स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है, आपके शेयर्स जैसे आपके पास 1000 शेयर है, अब क्या होता है ना कि कुछ शेयर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आगे जाके, ठीक है, और उनमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले बंदा फिर सोचने लगता है। अभी मैं ऐसे आपके अगर शेयर्स गिनवाऊँ तो मारुति का शेयर है 6000 तो कम बोल रहा हूँ, 7 या 8000 के आसपास ट्रेड हो रहा होगा अभी, ठीक है। और श्री सीमेंट है 17,000 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है एक शेयर। और आपका ये हो गया एमआरएफ से तो लोग वैसे ही घबराते हैं, 45-50 हज़ार का शेयर है अकेला ही, ठीक है। तो लोग सोचते हैं कि भाई इतना बड़ा अमाउंट डाले कि ना डाले, कंपनी तो बढ़िया है, रिटर्न्स भी देख रहे हैं, पर इतना बड़ा अमाउंट डालें कि ना डालें। तो इस चक्कर में कंपनीज क्या करती है, इस चक्कर में कंपनीज है ना स्टॉक्स को डिवाइड कर देती है, ठीक है। स्टॉक्स को डिवाइड करने का मतलब ये है कि आपके पास 1000 शेयर है, उनकी वैल्यू भी 60,000 रुपये है, ठीक है, और जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है वो अभी 60 रुपये के आसपास चल रहा है। तो कंपनी क्या करेगी ना, कंपनी आपको 1000 शेयर के 2000 शेयर दे रही है। अब आपके पास 1000 नहीं रहे, 1000 उन्होंने लिए, आपको 2000 दे दिए, बस यही है कि प्राइस उन्होंने कट डाउन कर दिया, प्राइस जो 60 रुपये था उसको 30 रुपये कर दिया, डिस्काउंट टाइप में कह सकते हैं। हाँ, अब आपके पास क्या हुआ ना, आपके पास प्राइस तो कम हो गया, प्राइस हो गया 30 रुपये, आपके पास क्वांटिटी बढ़ गई शेयर की, अब आपके पास 2000 शेयर्स पड़े उसी कंपनी के। सो ये होता है स्टॉक स्प्लिट आपका। उसके बाद होता है बोनस शेयर। बोनस शेयर में आपने अगर कुछ अमाउंट के शेयर्स होल्ड करके रखे हुए हैं, तो उस पर आपको एक शेयर बोनस में दे दिया जाता है कंपनी की तरफ से। जैसे आपके कंपनी ने अगर अच्छा प्रॉफिट हुआ या फिर उसने आगे जाके ये अनाउंस कर दिया कि हम 5 शेयर्स पे ना, ताकि लोग ज़्यादा टाइम तक इन्वेस्टेड रहें कंपनी के अंदर, कंपनीज इसलिए करती हैं ये काम। तो जैसे 5 शेयर के ऊपर मैं हर एक बंदे को एक बोनस शेयर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपके पास 5 शेयर है, आपको एक शेयर फ्री में मिलेगा हमारी तरफ से, 50 है तो हाँ। 10 मिल जाएंगे। हाँ, तो ऐसा ही सीन रहेगा, तो 10 शेयर और मिलेंगे। और मैंने आईटीसी का जब चेक किया था तो 1000 शेयर में अगर आपने इन्वेस्टमेंट लगाई थी तो वो स्टॉक स्प्लिट होके बोनस शेयर होके आज आपके पास कम से कम 2.5 लाख शेयर होते हैं। 2.5 लाख 2.5 लाख, 1000 से 2.5 लाख। 1000 से 2.5 लाख। सो अगर
आपने 1980s में कहीं जाके आपने आईटीसी में 1000 शेयर्स खरीद के रखे होते, तो अगर आज आईटीसी 1 रुपया मूव करता तो आपको 2.5 लाख रुपए मिलते। तो ये फायदा होता है, क्वांटिटी में चीज़ें उठाने का बहुत फायदा है, ठीक है। और इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ ना कुछ क्वांटिटी आपको हमेशा अच्छे शेयर्स की रखनी चाहिए अपने पास, क्योंकि आगे जाके जब ज़रूरत पड़ेगी तो बहुत काम आती है। अच्छा, इन्वेस्ट करने के रूल्स रखे हैं आपने कुछ, क्या ऐसे ही बिना देखे इन्वेस्टमेंट? नहीं, रूल्स तो रखने पड़ते हैं, बिना रूल्स के तो मतलब खत्म हुआ। ये चीज़ें करी थी मैंने स्टार्टिंग में, जब मैं मार्केट के अंदर स्टार्टिंग नया स्टार्ट किया था, तो सबको होता है कि भाई इसी से करना जो करना जल्दी जल्दी, ठीक है, रात रात 1 महीना लगेगा बस एक अपन होंगे कहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो मतलब स्टार्ट किया, काफ़ी डूबा भी, मतलब कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी डूबा भी, काफ़ी अमाउंट रिस्क तो है, ठीक है। उसके बाद ये है कि स्टॉक मार्केट से पहले ना, मैं अगर आपको सबसे पहली चीज़ बताऊं तो सबसे पहली इन्वेस्टमेंट आपको खुद पे करनी है। खुद पे थोड़ा टाइम लगाओ, नॉलेज, हाँ नॉलेज गेन, नॉलेज, हाँ बिना नॉलेज सर्वे के करने हैं, एनालाइज करना है, हाँ तो नॉलेज पे ज़रूरी है, नॉलेज पे लगाओ। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आती, अगर आपके पास टाइम है तो कुछ नहीं कर सकते तो एक पर्सनल फाइनेंस का कोर्स लो, ठीक है, छोटा मोटा कोर्स, आप 1 महीने का कोर्स होता है मुश्किल से, वीकेंड्स पे क्लासेस ले सकते हो, वो हो गया। या तो आप एनालिसिस सीख सकते हो। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते, आप म्यूचुअल फंड में जाओ, म्यूचुअल फंड में जाओ, कोई बात नहीं, आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप इतना इसमें डाइवर्ट कर सको, आप कुछ और हॉबीज हैं जिस पर आप अपना टाइम स्पेंड करते हो, तो आप म्यूचुअल फंड के लिए जाओ या फिर इंडेक्स फंड में जाओ, वहाँ आपको वैसे ज़्यादा सेफ रहता है, क्योंकि वहाँ आपको क्या होता है ना, इंडेक्स फंड या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर एक म्यूचुअल फंड मैनेजर मिलता है जिसको मार्केट की पहले से नॉलेज होती है, वो रिसर्च करता है और वो आपके फंड को डाइल्यूट करता है बाकी शेयर्स करता है। सो वो जान पहचान, मतलब वो जानने वाला बंदा है, वो पूरी रिसर्च करने के बाद करता है। ये चीज़ आप चेक कर सकते हो, आप जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करोगे आपको ये पता चलेगा कौन म्यूचुअल फंड मैनेजर है और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की गई है। सारी डिटेल मिलेगी, जैसे कि हमने 10,000 रुपये लगाए, मंथली हम 10,000 रुपये लगा गए, तो हमें पता चलेगी हमारे 10,000 रुपये किस किस शेयर्स पे लगे। हाँ, वो आप खुद भी चेक कर सकते हो, अगर आप चाहो तो SIP कैलकुलेटर चेक कर सकते हो, ठीक है, मनी कंट्रोल में मिल जाएगा, या काफ़ी सारी जगहों पे आपको SIP कंट्रोलर मिल जाएगा, जिस पे आप कैलकुलेटर पे ये चेक करो कि अगर आप एक अमाउंट तक सेव करके इन्वेस्ट करते रहते हो और एक मिनिमम अमाउंट का रिटर्न भी कमाते रहते हो, तो आपका अमाउंट किस तरीके से ग्रो करेगा। वो अगर हुआ तो मैं आपको दिखा भी दूंगा वीडियो के एंड में। और जैसे कि बात कर रहे थे हम, तो आपका जो इंटरेस्ट है ये इन्वेस्टमेंट में कैसे आया? हाँ, इन्वेस्टमेंट में कैसे आया, बढ़िया चीज़ पूछी आपने। सो इन्वेस्टमेंट का ये था कि मतलब थोड़ा बहुत तो स्टार्टिंग से था, थोड़ा बहुत, हाँ मतलब ये जानना था, शेयर सुना हुआ था कि शेयर मार्केट होता है, ऐसे काम करता है, शेयर्स वगैरह होते हैं। सो स्कूल वगैरह में भी थोड़ा बहुत ट्राई किया था जानने की, पर उतनी फील्ड में नॉलेज नहीं मिल पाया उस टाइम पे। सो जब आगे गए तो फिर मतलब ये जो अभी 1 साल पहले का क्रैश था, लॉकडाउन, हाँ उस टाइम पे मतलब दिमाग में आया कि यही टाइम है, क्योंकि सारी मार्केट डाउन थी, तो यही था कि यही अपॉर्चुनिटी मिलेगी अभी और यहीं से अगर चाहो तो अच्छा रिटर्न निकाला जा सकता है। तो उस टाइम तक मैंने प्रिपेयर कर लिया था कि मेरे को सीखना है। फिर मैंने पहले तो हिट एंड ट्राई यूज़ किया, सो हिट एंड ट्राई से ट्राई किया, तो हिट एंड ट्राई जब बहुत ही नुकसान दे गया। हिट एंड ट्राई क्या है? हिट एंड ट्राई मतलब वैसे ही जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर आपने कल सोचा कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप क्या करोगे ना, आप अगले दिन न्यूज़ चैनल देखना स्टार्ट करोगे, बिजनेस न्यूज़ देखना स्टार्ट करोगे, अच्छा कंपनी हो रहा प्रॉफिट, ठीक है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है और मतलब ये कंपनी तो बढ़िया कंपनी है, पहले से ही बढ़ रही है, ये वो आपने खरीद लिया अगले दिन ही, और अगले दिन मतलब थोड़ा टाइम खरीदा और फिर आपको दिख रहा है कि शेयर गिर गया, 7% गिर गया, 10% गिर गया। फिर ये होता है नए बंदे को ना लॉस देखा नहीं जाता बड़ी जल्दी, फिर वो भगता है जल्दी से, कहता है कि अब भाई अब तो हो गया 10%, अभी निकाल लो नहीं तो हो जाएगा लॉस ज़्यादा। हाँ, सो होता है, ये चीज़ें भी होती है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मैंने एक कंपनी नाम नहीं बताऊंगा, कंपनी बढ़िया थी, ठीक है, और उसमें न्यूज़ आई कि कंपनी को एक्वायर कर रहा है और मैंने इन्वेस्ट किया उसमें। मैंने कहा कि कंपनी बढ़िया कंपनी एक्वायर कर दी है, सो ये तो ग्रो करेगी आगे, करेगी कैसे नहीं। तो उस टाइम तक फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस सब तेल गिर लेने गए हुए थे, ये सोच सकते हो। मतलब ऐसा लगता था कि ये चीजें तो ऐसी ही चल रही है, इनमें फंडामेंटल और टेक्निकल क्या ही होगा, मतलब ये सट्टा ही समझते हैं। हाँ, तो वो उस टाइम पे मैं सट्टा खेल रहा था, मैं पूरा बोल सकता हूँ उस टाइम पे वो सट्टा था।
ठीक है, क्योंकि वो पूरा का पूरा मैं स्पेकुलेशन के बेसिस पे था, जो ठीक लगता था उठाते थे, जो नहीं लगता था किसी से किसी दिन 100 रुपये 200 रुपये मिल गया तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो 200 रुपये कमा लिए मार्केट से। ठीक है, सो यही करते थे। तो स्टार्टिंग हुई, अभी मैं कंपनी का क्या था, मैंने उस कंपनी का शेयर था 160 रुपये पे, 160 मैंने इन्वेस्ट किया 160 पे, क्वांटिटी भी नहीं बताऊंगा, ठीक है, मतलब इतना अच्छा लॉस था कि घर वालों से मार पड़ सकती थी। ठीक है, मतलब अगर मैं घर वालों को 50 शेयर्स उठाने पे वो मार्केट के चलते हैं, मतलब तो 160 से मतलब मतलब 16,000 का। हाँ, मतलब अभी तो तुम थोड़ा कैमरे पे नहीं बताऊंगा, बाद में सुन लेना बाद क्या में सीन कर है। लेंगे। सो 160 पे इन्वेस्ट किया और अगले दिन शेयर से गिरना स्टार्ट हुआ। ठीक है, गिरा 10% गिरा, 20% गिरा, गिरते 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 वो शेयर आ गया 60 रुपए पे। 100 रुपए का अब नुकसान एक शेयर अब पे। हम थे मतलब थोड़ा बहुत फंडामेंटल हमने थोड़ा बहुत तो स्टार्ट कर दिया था कि, तो हमको ये पता चला कि शेयर मार्केट में पैसा बनता है लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में हाँ, मतलब शॉर्ट टर्म में भी बनता है पर लॉन्ग टर्म में पैसा बनता ही बनता Huge है, बनता है। हाँ, ह्यूज अमाउंट भी बनता है। और ये है कि आपको स्टे इन्वेस्टेड रहना है किसी स्टॉक में। तब तक ये नहीं पता था कि उसका फंडामेंटल भी चेक करना होता है कंपनी का, कंपनी की परफॉर्मेंस भी चेक करनी होती है कि कंपनी कर क्या रही है, किस बेसिस पे पैसा लगा के रखा हुआ है। ठीक है, सो कोई बेसिस था नहीं, रखा हुआ था और उस पोजीशन को मैंने एग्जिट किया 60 रुपये पे। 60 मतलब ओवरऑल पर शेयर 100 रुपीज़ का लॉस था। लॉस है। सो काफ़ी अच्छा लॉस Lose था। हाँ, और मतलब घर वालों को तो बताया नहीं, घर वाले तो आज भी दूर ही रहते हैं स्टॉक मार्केट से। सट्टा बस ये उनको, हाँ, उनको ये बता देता हूँ कि कुछ अगर अच्छी चीज़ें हैं यहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो वो सब बता दो। फिर सीखना स्टार्ट किया धीरे धीरे करके, पहले पूरा टेक्निकल पढ़ा, फंडामेंटल लिया, पूरा का पूरा जब स्टडी किया फिर थोड़ा चीज़ें समझ में आने लगी, चीज़ें समझ आने लगी। हाँ, वर्कआउट किस तरीके से करनी है। क्योंकि उस टाइम तक ये नहीं समझ में आ रहा था कि कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है तो शेयर लॉस में क्यों जा रहा है। ये भी हुआ हमारे साथ कि हम जैसे ट्रेड लेने बैठे हम सोच में देख रहे हैं कि हाँ ये कंपनी ने प्रॉफिट अनाउंस किया है, अच्छा प्रॉफिट हुआ है, अब आज तो शेयर बढ़ेगा और दूसरे दिन शेयर गिर रहा है। ठीक है, दूसरे दिन शेयर गिरा, सो ये भी समझ में नहीं आया कैसे हो रहा है। सो उसके लिए पूरी रिसर्च करनी पड़ती है बैठ के। सो वो अलग ही चीज़ है, वो उन लोगों के लिए है जिनको स्टॉक मार्केट की फील्ड में आना है। आप लोगों को बढ़ना पड़ेगा अगर आपको स्टॉक मार्केट की फील्ड में आना है। तो हम ये कह सकते हैं शेयर मार्केट कॉम्प्लिकेटेड है, मगर इसमें इन्वेस्टमेंट करने पे हमें प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, मगर प्रॉफिट लॉस हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पर ये है कि अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपके पास एनालिसिस है सही से, तो आप लॉस को जल्दी कट डाउन कर सकते हो और प्रॉफिट को ज़्यादा देर तक होल्ड सकते हो। मतलब नॉलेज यहाँ पे आपके लिए एक सोने की चिड़िया है। नॉलेज ही है, मतलब सब कुछ नॉलेज है। Everything is नॉलेज है तो ही है सब कुछ यहाँ। मतलब दो चीज़ें हैं, एक तो आपको नॉलेज और दूसरा क्या है, न्यूज़ किसके पास सबसे पहले आती है। ठीक है, जैसे क्योंकि कि हम जिसके पास सबसे पहले न्यूज़ आती है बोल सकते हैं स्कैम में जो वो हाँ, इंटरनल जो हाँ, एक्सचेंज चल रहे थे हाँ, उसकी बात करते वो हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग वाली सीन हो जाता है। सो वो तो कभी हम जैसे लोगों के पास तो पहुंचती नहीं, नहीं, क्योंकि हम पब्लिक हैं, हमारे पास हम रिटेल हैं, हम रिटेल के पास वो चीज़ें तब पहुंचती है जब तक वो बिल्कुल वो तो पूरी दुनिया पे पहुंच चुकी होती है। अच्छा, राकेश झुनझुनवाला का मैंने सुना था कि वो सीए हैं, हाँ तो उनके पास पहले न्यूज़ पहुंच जाती है क्योंकि वो सीए हैं, भाई, उनका इस- अलग कम्युनिटी है, ऐसा कुछ मैंने सुना था। इस पे तो कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। अच्छा। क्या पता यूट्यूब ही स्ट्राइक ठोक दे। अच्छा। सो इस पे तो हम लोग नहीं बोल सकते, वो अपने हैं। मतलब ये है कि उनका रिसर्च अलग है, उनकी खुद की कंपनी है रेल एंटरप्राइजेस, जहाँ पे वो लोग रिसर्च करते हैं। सो कुछ ना कुछ रिसर्च करके उठाते होंगे, ऐसे थोड़ा उठाएंगे। सो इतना बड़ा नाम है, उन्होंने इतना रिटर्न कमाया, तो रिसर्च तो करी होगी। सो उसके अलावा तो मैं ये नहीं बोल सकता कि इंसाइडर वगैरह है। इंसाइडर के चार्जेस लगते हैं उनको, पर वो अभी तक कभी प्रूफ नहीं था। अच्छा, तो कुछ भी हो सकता हाँ, और अगर मैं कहूँ सबसे बड़ी बात, आपको कैसे इन्वेस्ट करना है। हाँ। ठीक है, आपको इन्वेस्ट कैसे करना है, आपका सबसे पहली चीज़ है आप अर्निंग पे फोकस करें, पहली चीज़। हाँ, अर्निंग है तो ही सेविंग है, तो ही आगे का काम कर पाओगे। तो अर्निंग सबसे पहला काम है कि अर्निंग पे फोकस करें। अर्निंग अच्छी होगी तो सेविंग अच्छी कर पाओगे। अच्छा, जैसे कि अर्निंग पर हम फोकस करते हैं, जैसे कोई मिनिमम लेते हैं, सबसे 100 रुपये कमा रहा है ना, तो उसको 100 इन्वेस्ट करने चाहिए या कुछ % इन्वेस्ट करना नहीं, चाहिए? कभी पूरा अमाउंट, जैसे मैंने पहले बताया कि कभी पूरा अमाउंट इन्वेस्ट करना ही नहीं है आपको। अगर आप 100 रुपीज़ अर्न कर रहे हो, सो आपको उसमें से अपना पहले तो आप कितना कंजप्शन करने वाले हो बजट के हिसाब से, उसके हिसाब से निकाल लेना है। ठीक है,
तो हमें और- बजट बनाना चाहिए। हाँ, अपना अपना बजट के हिसाब से बनाइए, और उसमें से भी आपको एक फंड और बनाना पड़ेगा जो आप लिक्विड कैश के लिए रखोगे। लिक्विड कैश। लिक्विड कैश के लिए इसलिए ताकि इन केस अगर कुछ भी दिक्कत होती है आगे। लिक्विड कैश मतलब लिक्विड कैश का मतलब है कि कुछ अमाउंट जो आप बैंक में रखोगे, ऐसा नहीं है कि आपको बैंक में कुछ नहीं रखना, मतलब कुछ बैंक सेविंग्स कुछ अमाउंट आपको बैंक में रखना है, 20,000 Emergency। 30,000 फॉर द इमरजेंसी, कि बाय चांस अगर कभी दिक्कत होती है कभी, तो आप वो वहाँ से निकाल के और यूज़ करते हो। सो वो आपका लिक्विड कैश में पड़ा रहेगा। बाकी अमाउंट अगर आप करना चाहते हो, क्योंकि ये एज बहुत अच्छी है, सही बताऊँ तो इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ हमारी एज या हाँ, टाइम पीरियड दोनों ही अच्छा चल रहा है। एक तो टाइम पीरियड में ग्रोथ आने वाली है, और हमारी एज में ये है कि हम रिस्क ज़्यादा ले पाएंगे अभी। यही एज आती है जहाँ आप रिस्क ले पाते हो। सो यहाँ आप 50 to 70% भी अपना अमाउंट सेव करके चल सकते हो, जिससे आप बाद में इन्वेस्ट करके ग्रो कर पाओगे। सो आप रिटर्न भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप एवरेज रिटर्न लेके भी चलोगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको, जो आप SIP कैलकुलेटर देख सकते हो। अगर उसमें आपको दिखेगा कि लमसम और अगर आप SIP करते हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, ओवर द ईयर्स आपका पैसा किस तरीके से ग्रो किया जाएगा। मतलब हमें डिटेल्स SIP कैलकुलेटर पे सब मिल जाएगा। जैसे हम 100 इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1000 5000 हाँ, लाख, कितना तो जाएगा? उसका किस हिसाब से किस हिसाब क्या से बनेगा, return एवरेज हाँ। लगा के। बिल्कुल एवरेज लगा के पहले हमने अर्निंग किया, हाँ। हमने अर्निंग कर ली, अर्निंग के बाद आपको सेविंग करनी है। सेविंग कर ली। अब सेविंग कैसे करें? सेविंग आपके पास तो यही सेविंग करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप पहले अपना बजट बना लो जितनी आपकी स्पेंडिंग के लिए है। तो आपने एक स्पेंडिंग के लिए बजट बना लिया, जितना आप खर्च करने वाले हो, आपने उसके लिए पहले अमाउंट अलग निकाल दिया, फंड अलग निकाल दिया। दूसरा अमाउंट आपका लिक्विड कैश के लिए, उसके लिए आपने परसेंटेज डाले कि मैं 10% अमाउंट जो बचा हुआ होगा उसका 10% डालूंगा लिक्विड कैश में। सो आप वहाँ से अपना 10% उठाते हो लिक्विड कैश के लिए, और वो लिक्विड कैश में आपने डिपॉजिट करके रख दिया, जो आपको यूज़ नहीं करना। ठीक है, अब जो आपके पास बचा है वो आपका प्योर सेविंग है। हाँ, ये पैसा आप सेव कर सकते हो, मतलब इसको आप कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। ठीक है, अब आपके पास इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। आप या तो लमसम अमाउंट डालोगे, वेदर आप शेयर मार्केट में डायरेक्टली कर रहे हो, यानी डायरेक्ट शेयर से ले रहे हो, या आप म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहे हो, दोनों आप दो तरीके से जा सकते हो। या तो आप लमसम अमाउंट डालोगे, लमसम नहीं डालोगे तो आप SIP करोगे, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप मंथली कुछ अमाउंट डालते रहते हो। सो दोनों तरीके आपके पास हैं। आप या तो पूरा सेव करके पहले आप एक अच्छा अमाउंट बना सकते हो, जैसे आपने ₹1,00,000 बना लिया, उसके बाद आपने लाख का पूरा इन्वेस्ट एक बार कर लिया। वरना आप 10,000 पर मंथली कर रहे हो आप। जैसे कि हम बोल सकते हैं मिडिल क्लास में बहुत लोग कमेटी डालते हैं, कमेटी का एक कोच चल रहा है। कमेटी का ये होता है, कमेटी के जो रिटर्न्स मैंने चेक किए थे, कमेटी के रिटर्न्स 5 to 6% ही रहते हैं, ज़्यादा हाई रिटर्न नहीं है। सो कमेटी से बेटर मानता हूँ इसलिए मैं शेयर्स को, क्योंकि अगर आप अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर शेयर्स नहीं तो म्यूचुअल फंड्स में, सो वो आपको ज़्यादा बेटर रिटर्न्स दे जाते हैं। म्यूचुअल फंड में 10 से 12% रहते हैं, या 12 से 14। ऑलमोस्ट हम लेके चलते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड का लेके चलेंगे तो म्यूचुअल फंड 12 से 15% के बीच का रिटर्न दे जाते हैं, मतलब उससे दुगना हो गया कमेटी से भी। हाँ, ऑलमोस्ट। सो आपकी मर्जी है, पैसा आपका है। टाइम So, हाँ, पैसा आपका है। म्यूचुअल फंड में रिस्क काफ़ी कम रहता है, क्योंकि अपना पोर्टफोलियो बहुत वो किया है, डाइल्यूट किया है बहुत अलग तरीके से। सो इतनी डाइवर्सिफिकेशन होने की वजह से आपका ये नहीं होता कि अगर आपको एक शेयर से नुकसान भी आ रहा है तो बाकी शेयर्स पे इफेक्ट आएगा। वो ये होता है कि अगर आपको एक शेयर नुकसान देता है तो दूसरे शेयर से कहीं से प्रॉफिट आके वो इक्वल कर देता है, तो आपके लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब हमने अर्निंग कर ली, हमने इन्वेस्ट भी कर लिया, अब इससे हमें प्रॉफिट प्रॉफिट तो हो जाएगा, प्रॉफिट की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉफिट में आपको ये देखना है, आपको खुद के गोल्स बनाने पहले। खुद के गोल्स। हाँ, कि आप इन्वेस्ट कब तक करना चाहते हो। आप अपने लिए बनाओ कि मैं 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या 3 साल के। मैं मानता हूँ 3 साल मिनिमम करना चाहिए आपको, मिनिमम 3 साल के लिए। सो मिनिमम 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, 5 करना है, 10 करना है, 20 करना है, वो आपके ऊपर है। जैसे जैसे आप टाइम पीरियड बढ़ाते जाओगे रिटर्न बढ़ता जाएगा, आपका पैसा आपके लिए पैसा जनरेट करता रहेगा। ठीक है, सो ये यहाँ पे टाइम पीरियड का वो पड़ जाता है। सो मैं तो कहूँगा टाइम पीरियड के हिसाब से भी करो। आप कुछ अमाउंट आप SIP से भी लगा सकते हो, और कुछ चाहो तो अगर आपको स्टॉक समझ में आता है सो आप अपनी रिसर्च करके भी स्टॉक्स में डाल सकते या उसके साथ साथ हम छोटा अमाउंट शेयर्स में डाल के अपनी रिसर्च बढ़ाएं। हाँ, रिसर्च भी बढ़ा सकते हो। स्टॉक सीखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने बताया, कॉमन पर्सन आराम से सीख सकता है स्टॉक। बस हल्का कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत स्टॉक मार्केट यही तो चीज़ है कि ईजी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। मतलब अगर आप देखो तो करना क्या है, आपको सिर्फ खरीदना और बेचना ही तो है, और उसके अंदर ही सारी कॉम्प्लेक्सिटी है कि ऐसी चीज़ में है कि आपको खरीदना क्या है, बेचना क्या है।
सो रिसर्च करना ज़रूरी है अगर आप अपनी तरफ से कर रहे हो तो, और नहीं कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड सबसे बड़ी चीज़। अच्छा, जैसे कि हम शेयर मार्केट को देखते हैं, अभी हमने बात की हमारे पास यंग जनरेशन है इन्वेस्ट करने की और टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, तो फ्यूचर क्या होगा इस शेयर मार्केट का इंडिया में? शेयर, एक चीज़ की अगर मैं गारंटी ले सकता हूँ तो वो है कि शेयर मार्केट का फ्यूचर ब्राइट है। राइट है। हाँ, क्योंकि अगर आप आज से 30 साल पहले देखो, तो उस टाइम पे सेंसेक्स, जब मैंने तुम लोगों को बताया कि अभी के चलता था 1800-1900 रुपये के आसपास, आज वो 50,000 है। 50,000। तो मैं तो सेंसेक्स को 1,00,000-2 लाख भी देखता हूँ आज की डेट में बैठ के, क्योंकि उस टाइम पे तो इकोनॉमी ग्रो होना स्टार्ट हुई थी। हाँ, ठीक है, वहाँ तो मतलब चीज़ें खुलना स्टार्ट हुई थी। हमारे पास 1992 में मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आना स्टार्ट हुए थे, जिसमें हमारा ग्लोबलाइजेशन वगैरह हुआ था। ग्लोबलाइजेशन। हाँ, तो उस टाइम पे तो इकोनॉमी खुलना स्टार्ट हुई थी, और अब तो इकोनॉमी खोल के रन हो रही है और काफी अच्छी रन हो रही है। हाँ, तो अभी तो डिमांड है चीज़ों की, अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी चीज़ों की डिमांड बढ़ने वाली है। मैं तो ये मानता हूँ देश तो ग्रो करेगा ना। हाँ, देश तो ग्रो करेगा ना, और देश जब तक ग्रो करेगा स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा। अब ऐसा तो है नहीं देश गिरेगा, देश, मुझे इंडिया की इकोनॉमी को भरोसा है और इसलिए मुझे स्टॉक मार्केट पर भरोसा है। जब तक इंडिया की मार्केट को, मतलब इकोनॉमी पे भरोसा रखते हो, तब तक तुम्हें मार्केट पे भरोसा रहना चाहिए। और पहली चीज, सेंसेक्स और निफ्टी कभी जीरो नहीं हो सकता, ये चीज तुम भी मान लो। तब तक ये काफी ज्यादा अलग अलग उस जगह पे कर रहा है, एक ही पे नहीं जा रहा है। ये कभी जीरो हो नहीं सकता। ये जीरो एक ही टाइम पे हो सकता है जब आपका ये दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए पूरी दुनिया खत्म करनी पड़ेगी, तब वो हो सकता है कि जीरो आ जाए, वरना उसके अलावा कोई जीरो होने की कोई चांसेस नहीं। ये बात करते हैं जैसे कि वर्ल्ड वॉर हुई है ना, तो ऐसे कोई वॉर होती है तो उसमें शेयर मार्केट को प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा? देखो यार, वॉर का सबसे बड़ी चीज होती है ना, वॉर खर्चीली होती है बहुत ज्यादा। हाँ, आपको वेपन्स लेने पड़ते हैं, आपको मतलब जो सोल्जर्स हैं उनको पैसे देने पड़ते हैं, तो इम्पैक्ट तो आता है। वेपन्स में तो इन्वेस्टमेंट हो ही है ना, वेपन्स बड़े हाँ, तो ऐसा नहीं है ना, देखो मार्केट ये नहीं ना, मार्केट में ओवरऑल हो सकता है मार्केट गिर रही हो, लेकिन मार्केट के अंदर ही एक सेक्टर अकेला ऐसा हो जो बढ़ रहा हो, कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा हो या फिर मेटल बढ़ रहा हो, क्योंकि मेटल यूज होता है आपकी मतलब राइफल्स वगैरह बनाने में, तो हो सकता है अकेला मेटल बढ़ रहा हो। तो अभी ये हुआ था, अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था, कि सारी कंपनीज के शेयर्स गिर रहे थे, और अकेला जो ग्रीन एनर्जी के शेयर्स होते हैं ना, ग्रीन एनर्जी, जिसमें अभी आपकी विंड मिल्स और बाकी सोलर पैनल वगैरह से आपकी एनर्जी क्रिएट, वो अकेला बढ़ रहा था। ठीक है, और अभी भी थोड़े टाइम पहले जब मेटल बढ़ रहा था, अकेले मेटल बढ़ रहा था, बाकी कुछ नहीं बढ़ रहा था। क्या लॉकडाउन में? हाँ, सो ऐसा हो रहा था। तो कंस्ट्रक्शन भी बढ़ता होगा ज्यादातर, तो कंस्ट्रक्शन से शेयर्स बढ़ते बढ़ेगा तो सब कुछ। ठीक है, आपको ये देखना है कि इस टाइम पे क्या बढ़ रहा है। अभी जैसे इस मंथ में ना, हमारे पिछले जो क्वार्टर गया है, इसमें शुगर जो होता है आपका गन्ना, इसकी जिससे गन्ने शेयर जो बनती है, शुगर बनती है, तो गन्ने की फसल बहुत अच्छी हुई। ठीक है, और इस चक्कर में शुगर के शेयर्स बहुत अच्छे होंगे, बढ़े, क्योंकि फसल अच्छी हुई तो मतलब मार्केट में अच्छा प्राइस मिला, और उसका वो हुआ, मतलब अच्छा कैपिटलाइज हुआ। अच्छा, ये बहुत से लोग शेयर मार्केट को जानते हैं, बहुत से लोग इन्वेस्ट भी करते हैं, बहुत से लोग सट्टा समझते हैं, मगर ये शेयर मार्केट आया कैसे? मार्केट आया कैसे? हाँ, ठीक है, मार्केट क्या स्टार्टिंग क्या होती है ना, मार्केट की स्टार्टिंग देखो, हमारे यहाँ ना सबसे वन ऑफ द मोस्ट पुराना स्टॉक एक्सचेंज है हमारे पास, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 1800 से ऑपरेट हो रहा है। सो स्टार्टिंग कैसे हुई थी ना, स्टार्टिंग हुई थी कि पहले है ना राइस की ट्रेडिंग होती थी, राइस की और पल्सेस की। सो ये होता था कि जैसे आपको अपना राइस बेचना है, आप एक सेलर हैं, मैं एक बायर हूँ। सो आप मार्केट में आए, अब एक मार्केट एक जगह है, हाँ, जैसे कि आप जाते हो जहाँ पे बाइंग सेलिंग होती है, सो बाजार, सो बाजार में गए, सो बंदे ने बोला कि भाई मैं बेचूंगा 50 रुपए किलो। ठीक है, अब मैं बायर हूँ, मैंने कहा भाई मैं 48 रुपीज़ किलो में खरीदूंगा, बेचना है तो बार्गेनिंग होगी। अब यहाँ बार्गेनिंग चलेगी, फिर हम दोनों किसी एक प्राइस पे आके अटकेंगे। तो वही हमारी ट्रांजैक्शन होगी, चावल मुझे मिलेंगे और पैसे आपको मिलेंगे। ठीक है, ट्रांजैक्शन करना जरूरी है, क्योंकि लोगों को नीड है दोनों तरफ। सो नीड तो है, तो इससे करना तो चाहिए होगा। सो यहीं से हमारी स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो ट्रेडिंग तो हमारे यहाँ बहुत पहले से हो रही है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग बहुत पहले से होती जा रही है। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम कमोडिटी से शिफ्ट हुए। ये इस मार्केट को कमोडिटी बोला जाता है, जिसमें राइस और पल्सेस अभी भी ट्रेड होती है, पल्सेस आज भी ट्रेड होती है हमारे यहाँ पे। ठीक है, पल्सेस होती है, मेटल्स होते हैं, कॉपर होता है, और कॉपर गोल्ड ये सब ट्रेड होता है हमारे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम जो शेयर मार्केट का जो जिस चीज से वो बना था, उसने वो चीज अभी भी पकड़ के रखी है। बिल्कुल फंडामेंटल, मतलब वही है ना, फंडामेंटल बेसिक जो है उसका वही है। सो सेम चीज़ है, बाइंग सेलिंग मार्केट प्रोवाइड करता है फॉर बायर्स एंड सेलर्स, जहाँ पे आके वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सो उसके बाद कंपनीज आई, और कंपनीज ने फिर आके
स्टार्ट किया, लिस्टेड होना स्टार्ट हो गई, और बीएससी के बाद फिर हमारा एनएससी आया। एनएससी हमारा 2000 से पहले ही आया, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और अभी एनएससी पे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, बीएससी पे भी होती है, एनएससी पे ज़्यादा होती है मेरे वो हिसाब से। हाँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पहले काफ़ी थे, अब तो लिमिटेड कर दिया, तो अभी 2 मेन है हमारे यहाँ पे। 2 में। हाँ। तो जैसे कि एक दलाल स्ट्रीट भी था, तो ये आते हैं और ये गायब कैसे हो जाते हैं? इनमें लॉस की वजह से गायब होते हैं या लोग इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते फिर इस जगह पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दलाल स्ट्रीट कोई मतलब कोई इंसान नहीं है। दलाल स्ट्रीट क्या चीज़ है? जगह पे। हाँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर एक गली है जहाँ पे स्टॉक्स पहले ट्रेड किए जाते थे, उस स्ट्रीट का नाम दलाल स्ट्रीट है। मतलब पहले ही हो जाते थे? नहीं, मतलब अच्छा, वो 2 हाँ, जगह उस टाइम पीरियड के अंदर स्टॉक्स खरीदे या बेचे जाते थे। ब्रोकर्स पहले फिजिकल शेयर्स होते थे, तो उस टाइम पे हमारे जैसे हम डिजिटली देख पाते हैं शेयर में, वो सब नहीं था। शेयर पेपर्स होते थे पहले, तो वो शेयर्स पेपर उठा के जैसे बोलते थे कि 50 रुपये 50 रुपये 50 रुपये, तो वहाँ से बंदा फिर अपना बताता था मैं 49 पे खरीदूंगा, 48 पे खरीदूंगा, तो फिर उसके हिसाब से ट्रांजेक्शन की जाती थी। तो पहले शेयर पेपर्स हुआ करते थे, अब वो सब डीमटेरियलाइज कर दिया गया, डिजिटल। हाँ, अब वो सब डिजिटलाइज हो गया, और इस चक्कर में आप वो सब अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, फोन पे भी देख सकते हो। मतलब डिजिटल ज़्यादा बेटर है या वो? डिजिटल बेसिकली बेटर है डिजिटल, क्योंकि देखो अब शेयर पेपर्स के साथ क्या दिक्कत थी, शेयर पेपर्स लोग ने खरीद लिए, घर में रख दिए। अब कागज है, सड़ भी सकता है, चूहे खा जाते हैं। शेयर पेपर्स चूहे खा जाते थे, बताओ। ठीक है, इतना पैसा डाला और चूहे खा गए उस पैसे को। सो उससे बेटर चीज़ तो डिजिटल पड़ता है भाई, कि आप लेते हो, डिपॉजिटरी में जाता है, डिपॉजिटरी में आप मतलब पड़े ही रहते हैं शेयर। आप चाहे 30 साल होल्ड करो, 50 साल करो, 100 साल करो, वो वहाँ के वहीं रहेंगे। सो डिजिटल ज़्यादा बेटर है, और कन्वीनियंट भी है ना, कहीं भी जाओ कहीं भी यूज़ कर लो। मैं बस अब लास्ट में ये पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से सबसे बेस्ट कंपनीज कौन सी हैं इन्वेस्ट करने के लिए, अगर आप शेयर मार्केट में कर रहे हो, या म्यूचुअल फंड्स में तो कोई सवाल नहीं है, उसमें तो होते हैं। तो ठीक है, सो मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं कि बेस्ट कंपनीज कौन सी हैं जिनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वो प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करो जिसको आप जानते हो, ठीक है, जिसको आप खुद यूज़ कर रहे हो। अगर आप कोलगेट यूज़ करते हो ना घर में, तो कोलगेट का शेयर उठाओ। हिंदुस्तान यूनिलीवर यूज़ करते हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर उठाओ। रिलायंस यूज़ कर रहे हो, रिलायंस उठाओ। अडानी यूज़ कर रहे हो, अडानी उठाओ। ठीक है, सो जिस कंपनी को आप खुद यूज़ करते हो, जिसको आपको पता है कि डिमांड बहुत है, ठीक है, या फिर जो आपको पता है दुकानदार रखते हैं, ठीक है, इनका माल बिकता है, उनमें इन्वेस्ट करो। ब्लू चिप स्टॉक्स है, ब्लू चिप्स में करो। ब्लू चिप्स वो है जो जाने माने स्टॉक्स है। निफ्टी 50 के स्टॉक्स उठा लो, निफ्टी टॉप 50 कंपनीज है ना, टॉप 50 कंपनीज में से उठा लो। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, टॉप 50 कंपनीज में से उठा लो कि ये कंपनीज ये रिटर्न दे चुकी है। इसके लिए आपको अगर रिसर्च करनी है, रिसर्च के लिए कुछ नहीं होता, आप वेबसाइट है screener.com करके एक वेबसाइट है, उस पर जाइए, ठीक है, और उस पर कंपनी का नाम डाल दीजिए, आपको उसका प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट सब मिलेगा। ठीक है, 2-3 चीज़ें देखनी है, जिसमें आपको ये देखना है कि रेवेन्यू बढ़ता हुआ होना चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट बढ़ता हुआ होना चाहिए, लॉस ना हो तो अच्छा है, अगर हो भी जाता तो कोई ज़्यादा इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। बस ये है कि कंपनी के ऊपर डेट नहीं होना चाहिए। डेट जिस कंपनी के ऊपर होता है ना, वो फंस जाती है वो पूरी तरीके से। सो डेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। एक कॉन्सेप्ट और है डेट का। हाँ, अगर हम पर्सनल फाइनेंस की बात कर रहे हैं थोड़ी सी, तो डेट का कॉन्सेप्ट और है कि ज़िंदगी में ना कभी भी डेट इसलिए मत उठाना क्योंकि आपको उसको स्पेंड करना है, ठीक है, स्पेंडिंग के लिए डेट नहीं दिया जाता। डेट हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है। अगर आपको ये दिख रहा है कि मुझे किसी को, मैंने डेट उठाया, जैसे आप मेरे को 5% पे कुछ अमाउंट देने को तैयार है, और मेरे को आपको 5% पे करना है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट, और मुझे दिख रहा है कि मैं ये यहाँ से पैसा लेके अगर मैं किसी और सिक्योरिटी में डाल देता हूँ तो वहाँ से मेरे को 10 या 12% मिलने को तैयार है, ठीक है, मैं वहाँ अपना 6 या 7% खा सकता हूँ बैठ के, ठीक है, तो मैं डेट लेके ये काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे को वहाँ 5-6% मिल रहा है, ठीक है। अगर डेट लेके आप किसी चीज़ में स्पेंडिंग में डाल रहे हो ना, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फिर आपको वो डेट देना पड़ता है, उसके साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, ठीक है, और वो मतलब आप एक बहुत बुरी तरीके से फंसते हो फिर उसमें। तो डेट में फंसना नहीं चाहिए इस चक्कर में। तो ज़्यादा ये है कि डेट अगर आप ले रहे हो तो किसी ऐसी चीज़ के लिए लो जहाँ आप इन्वेस्ट कर पाओ और उससे अच्छा रिटर्न निकाल पाओ, ठीक है, और पे ऑफ भी कर पाओ, ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो डेट बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि आजकल लोग फंसते हैं। आगे जाके तुम लोग जैसे मतलब स्टार्ट करेंगे हम लोग जैसे जैसे मतलब अर्निंग वगैरह स्टार्ट होगी, तो वहाँ डेट का कॉन्सेप्ट भी आएगा। इसलिए मैं कभी भी ये जो तुम्हारे क्रेडिट कार्ड वगैरह इस पर विश्वास नहीं करता ज़्यादा,
क्योंकि ये अच्छा। है ना रिटर्न ज़्यादा देना पड़ता है। एक और क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, जैसे कि स्कूल के टाइम पे स्कूल्स में छोटे छोटे बच्चे होते हैं 10th 9th के, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो उनको उस टाइम पे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट। आपको मैं तो कह रहा हूँ आप 5 साल की उम्र में हो तब भी करनी चाहिए। शेयर मार्केट में कर सकते हो भाई, एक शेयर उठा के रखो ना तुम। हमसे किसने बोला कि तुम पूरा इतना बड़ा अमाउंट लो? ठीक है, देखो किसी भी चीज़ का ना अगर बचपन में बेस बना दिया जाए तो बहुत बेटर चीज़ होती है। मैं तो ये कहता हूँ अगर आपका बच्चा 10 साल का भी है ना और आप तो उसको शेयर मार्केट समझा सकते हो, तो कोशिश करो कि उसको सिंपली फॉर्म में शेयर मार्केट समझाई जाए कि कैसे होता है। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में स्टार्ट कर दिया था शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसने अपने जो फादर थे उसके फ्रेंड से बोल के और किसी कंपनी में शेयर में पैसे लगाए। ठीक है, तब क्योंकि डीमेट उस टाइम पे वो खुद नहीं खुलवा सकता था, इसलिए उसने किसी और के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया था। और वॉरेन बफेट आज भी ये बोलते हैं कि वो 11 साल जो थे ना मेरे, वो मेरे वेस्ट हो गए। 11 साल हाँ, क्योंकि उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाई। ठीक है, और इसलिए वो इतना बड़ा नाम है। तो मैं तो कहता हूँ कि भाई जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना बेटर है। वो एक बहुत अच्छा किसी ने बोला हुआ है कि किसी ने पूछा कि पेड़ लगाने का सबसे बढ़िया टाइम क्या होता है, कहते 2 टाइम होते हैं, एक आज से 20 साल पहले था और एक आज है। ठीक है, या तो 20 साल पहले लगा लिया होता और नहीं लगा तो आज लगा ले, क्या जा रहा है। सो यही सीन है कि जब जाओ तब सवेरा भाई, उसी दिन से स्टार्ट कर दो जिस दिन से समझ में आना स्टार्ट हो। ठीक है, बस यही बहुत नॉलेज मिली आपसे शेयर मार्केट की बहुत जानकारी, मजे आए। ठीक। और भी अगर आपको कुछ जानना हो तो चैनल पे मतलब अवेलेबल हुई ठीक है। बता सकते हो। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पर्सनल क्वेरी भी कर सकता है, इंस्टाग्राम वगैरह पे मिल जाए।